Hello everyone, good morning to all of you. Today, this is the second video lecture for the unit number 5 states of matter. And in the last video lecture with molecular orbital theory, I have discussed about the introductory part of the states of matter. That was the solid state, liquid state and gaseous state. Two more states of matter will exist known as Bose-Einstein condensation state and plasma state. जनरली रूम टेम्परेचर पे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर मिलती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. बट अगर मैं किसी भी गैसियस सिस्टम को स्ट्रांगली हीट करता हूँ लाइक ए टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस which is about 4000 degree centigrade, we get a new state of matter which is known as plasma state. और अगर मैं किसी सिस्टम को सुपर क्रिटिकली कूल कर देता हूँ लाइक क्रायो कंडीशंस में पहुँच जाता हूँ, क्रायो का मीन्स होता है कूल, क्रायोस्कोपिक कंडीशंस में पहुँच जाता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे मैटर कंडेंस फॉर्म में मिलता है, जुड़े हुई फॉर्म में मिलता है. कंडेंस फॉर्म में जो मैटर मिलता है उस स्टेट को हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट. और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा गैसियस स्टेट से, क्योंकि मुझे पता है मेरे सिलेबस में जो लिखा गया है सॉलिड स्टेट इज़ नॉट इन द सिलेबस, इट इज़ इन 12th क्लास. लिक्विड स्टेट को उसने हटा दिया है. मेन जो टॉपिक बचा है वो मेरे पास गैसियस स्टेट बचा है. तो गैसियस स्टेट में जो प्रॉपर्टी हम सबसे पहले डिस्कस करने, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. गैसियस स्टेट के अंदर गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. पहली प्रॉपर्टी है प्रेशर ऑफ द गैस. प्रेशर ऑफ गैस यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज़ द प्रेशर. व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस, हाउ इट इज़ मेजर, इन विच यूनिट्स इट इज़ मेजर्ड. ठीक है, तो कहता है कि प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है कि जिस कंटेनर में आपने गैस को सील कर रखा है, गैस को पैक कर रखा है, उस कंटेनर की वॉल्स पे गैसियस पार्टिकल कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं. The gaseous particles are continuously striking on the surface of the wall, and due to this collision of the particles with wall of container, a pressure is created. जब भी गैस के पार्टिकल जाके वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया का नाम जनरली क्या रख दिया जाता है, प्रेशर. ध्यान से सुनो, गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. जब वो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो वॉल्स पे लगता है फोर्स और उस फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है, प्रेशर. गैसियस पार्टिकल्स, gas particles collides with walls of container, and this collision creates pressure. कैसे? क्योंकि कहता है प्रेशर ऑफ द गैस, गैसेस पार्टिकल्स से बना हुआ प्रेशर बराबर होगा पार्टिकल्स ने जितना फोर्स अप्लाई किया डिवाइडेड बाय एरिया. कितने एरिया पे कोलिजन हुआ, कितना फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया गया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ ए सिंपली प्रेशर ऑफ द गैस. एक सिंपल स्टेटमेंट बताइए कि प्रेशर क्या होता है. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है. कौन सा फोर्स, जब पार्टिकल जाके दीवार पे टकराएगा, भाई टक्कर मारेगा तो फोर्स तो लगेगा, उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो जिस पे वो टकराया है उसके, तो वो क्या बन जाता है, प्रेशर. क्लियर. When a particle collides with the walls of the container, गुब्बारे में हवा भर दी, उस गुब्बारे की दीवारों पे जाके गैस के पार्टिकल बार बार टकरा रहे हैं और उनकी टक्कर लगने से फोर्स लगा. फोर्स को एरिया, जितने एरिया पे वो फोर्स लगा उससे डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, प्रेशर. नाउ यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, मैं इस साइड लिखता हूँ सारी यूनिट्स ऑफ प्रेशर. यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने की कौन कौन सी यूनिट होंगी. पहली यूनिट के बारे में जो हमें पता चला यहाँ से देखने के बाद कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन. क्लियर सी बात है, फोर्स की यूनिट फिजिक्स हमेशा पढ़ाते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं कि फिजिक्स में फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट होगी न्यूटन और डिवाइडेड बाय क्या है इसके, एरिया. न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर एरिया इम्प्लाइज फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रेशर बिकेम न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर. दिस बिकेम द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रेशर, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर. किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया होता है मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर. तो फोर्स बन गया न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर. पर मीन्स नीचे वाली टर्म कहाँ चली गई है, ऊपर, तो दैट्स बिकेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बट इन रियल लाइफ वी मेजर्स द प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर्स.
जो हमारे नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा गैसियस सिस्टम हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए गैसेज अवेलेबल हैं उनका सबसे बड़ा सोर्स हमारा एनवायरनमेंट होता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर वो पार्ट होता है एनवायरनमेंट का जहाँ गैसेज फिलअप की गई है, यानी हमारे चारों तरफ जो गैसेज है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट विच हैव गैसेज इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सो सबसे बड़ा गैसियस सोर्स एटमॉस्फेयर है, तो मैं गैसेज के प्रेशर की एक यूनिट रख के चलता हूँ, जिसको मैं सबसे स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलूँगा, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर की सबसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या मान के चलूँगा यहाँ पे, एटमॉस्फेयर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एटमॉस्फेयर। सबसे पहली चीज़ यही दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जब तुम कह रहे हो एक्चुअल में ऐसा यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट तुम मेजर किस में करते हो, एटमॉस्फेयर। किसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। 1 atm इज इक्वल्स टू 101,325 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर 101,325 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ध्यान रह जाएगी बात, न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर में और एटमॉस्फेयर में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट बात आती है कि हाँ यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, एक यूनिट और होती है जिसको पीए पास्कल से डिनोट करता हूँ, जिसको क्या बोलता हूँ, पास्कल। अब ये पास्कल कहाँ से आ गया। पास्कल इज नॉट ए न्यू यूनिट, दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज पास्कल। पास्कल किसको कहा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम। भाई एक इंसान के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है, पास्कल। यानी 1 atm, जहाँ तुम्हें न्यूटन पर मीटर दिखाई दे 101,325 पास्कल, एक नंबर है, जरा फ़ोन का नंबर याद करते हैं, ऐसे एक नंबर याद करना 101,325 101,325 101,325 101,325 इज ए नंबर विच यू हैव टू रिमेंबर। तो एटीएम में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा, 1 atm 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही मैं क्या बोल देता हूँ, पास्कल। इसी तरीके से एक यूनिट और होती है प्रेशर की, कौन सी यूनिट होती है जी, बार। बताओ भाई बार मेरे एटीएम में क्या रिलेशन। अब एटीएम का दूसरा नाम ही क्या होता है, बार होता है। एटीएम का ही दूसरा नाम क्या होता है, बार। एक एटमॉस्फेयर को लगभग एक बार भी बोल दिया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ो, आप एटमॉस्फेयर को बार के बराबर मानो। फिर से सुनो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट, क्लियर। बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है, पास्कल, क्लियर। एनवायरमेंट इज एटमॉस्फेयर इज द बेस्ट सोर्स फॉर द गैसेज इन आर एनवायरमेंट। हमारे एनवायरमेंट में सबसे बड़ा गैसेज सोर्स एटमॉस्फेयर होता है। दैट्स वाई यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज केप्ट एज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, बार। तो अब इनके बीच में रिलेशन देखो, एक एटमॉस्फेयर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलता हूँ मैं, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पास्कल। अब एटीएम और बार तो सेम ही है, 1 atm 1 बार, क्लियर। तो इतना सबको समझ में आ गया कि प्रेशर जो गैस का था वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। नाउ प्रेशर ऑफ ए गैस, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। प्रेशर ऑफ ए गैस और प्रेशर ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द बैरोमीटर। प्रेशर ऑफ ए सिस्टम कैन बी measured by using a barometer. Generally, an instrument which is used to measure the pressure of a system is known as barometer. बार से मिलता है। बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। और प्रेशर की यूनिट को हमने बार लिखा, और उससे और बार को मेजर करने की इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बना दिया, बैरोमीटर। बारोमीटर कुछ भी बोल लो, इंग्लिश बिगाड़नी होती है, कैसे भी बिगाड़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो बैरोमीटर बोला जाता है इसको, क्लियर। अब बैरोमीटर का एग्जांपल देखो, डॉक्टर्स के पास एक ब्लड प्रेशर में मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक टाइप का बैरोमीटर ही है। उसके अंदर वो क्या करता है, आपके हाथ पे बांधता है उसको, ठीक है, और दूसरी साइड से प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा एक मरकरी लिक्विड फिलअप होता है, एक उसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर, वो लिक्विड ऊपर राइज करता है। वो लिक्विड आपका कौन होता है, मरकरी। यानी जब मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो मरकरी हाइट को राइज करता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। अब हाइट राइज करता है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में तो कहीं हाइट नहीं आ रही, कहीं प्रेशर का मेजरमेंट हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है।
फिर से सुनो, बैरोमीटर आपने सबने देखा डेली लाइफ में, डॉक्टर प्रेशर को अप्लाई करता है और एक मरकरी लिक्विड हाइट ऊपर चढ़ता है और उसके ऊपर रीडिंग से लिखी रहती है, उनके अकॉर्डिंग वो मेजर कर लेता है। लेकिन ये फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं आता। फॉर्मूला क्या होता है बैरोमीटर के अकॉर्डिंग? प्रेशर ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल्स टू एच रो जी। एच रो जी, P is known as pressure, P is known as pressure, H is known as height raised by mercury in column, rho density of mercury, डेंसिटी जो मरकरी फिलअप किया गया लगभग 13.8 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट होता है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबने पढ़ा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखो P प्रेशर, H जब तुमने प्रेशर लगाया तो मरकरी कितना ऊपर गया, जब तुमने प्रेशर लगाया तो मरकरी कितना ऊपर, हाइट ऊपर गया H। रो डेंसिटी ऑफ द मरकरी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से मरकरी प्रेशर हटाते नीचे गिर जाएगा। जब आपने प्रेशर लगाया तो मरकरी ऊपर गया, प्रेशर हटाते मरकरी नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा नीचे? क्योंकि आपके मरकरी पे क्या अप्लाई होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनके बाद कहता है इफ़ प्रेशर इज इक्वल्स टू 1, इफ़ यू वांट प्रेशर इज इक्वल्स टू 1, इफ़ यू वांट दैट प्रेशर बिकेम इक्वल्स टू 1 atm, तो डेंसिटी तो फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, वैल्यू किसकी निकल के आएगी, एच की। वो कहता है कि जब प्रेशर को आप 1 atm रखते हो, जब प्रेशर को आप 1 atm रखते हो तो कितनी हाइट राइज करता है, 760 mm। आपका मरकरी कितनी हाइट चढ़ता है, 760 mm ऑफ Hg। अगर आपने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया तो मरकरी कितनी हाइट राइज करता है, 760 mm। अगर आपने 1 atm प्रेशर अप्लाई किया तो मरकरी कितनी हाइट राइज करता है, 760 मिलीमीटर। तो दीज आर द यूनिट्स फॉर द प्रेशर। 1 atm 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 atm 101,325 पास्कल, 1 बार 1 atm 760 mm ऑफ Hg। एडिशनली अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो 760 बार होता है क्योंकि प्रेशर हो, ठीक है, एक atm 760 बार भी होता है। ओ सॉरी, ऊपर लिख ही दिया वो मैंने। एक एटीएम कितना होता है, एक बार के लगभग इक्वल होता है। एक एटीएम कितना होता है, एक बार, हाँ इसको 76 सेंटीमीटर कर सकते हो। यहाँ पे 760 मिलीमीटर की बजाय आप 76 क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है तो 76 और अगर मिलीमीटर में दे रखी तो 760 mm ऑफ Hg। क्लियर? तो ये सारी आपकी यूनिट होती हैं। ठीक है, ये प्रेशर की जनरली मैक्सिमम यूनिट्स मानी जाती हैं। प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो सकता है, प्रेशर बार में हो सकता है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो सकता है, प्रेशर पास्कल में हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने पढ़ानी थी। ठीक है, अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला कहता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। गैस के पार्टिकल्स ने दीवार पे जितना प्रेशर लगाया ना, फोर्स लगाया, उसको एरिया से डिवाइड करने पे मिल जाएगा प्रेशर। यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को मैं पास्कल बोलता हूँ। यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेम होता है, लेकिन प्रेशर को मेजर किया जाता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज द लार्जेस्ट सोर्स फॉर द गैस। तो एटमॉस्फेयर में मेजर किया, एटमॉस्फेयर और बार सेम चीज़ होती है। तो सबसे पहले एटीएम 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल लिख सकता हूँ और एटीएम को क्या लिख सकता हूँ, बार। और दूसरा, जब हम किसी बैरोमीटर का यूज़ करके मेजर करते हैं तो उसमें हमें मरकरी हाइट राइज करता दिखाई देता है। तो P इज इक्वल्स टू एच रो जी, प्रेशर एटमॉस्फेरिक में मेजर होगा, H हाइट होगी मरकरी जो राइज करेगा, रो डेंसिटी होगी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। क्वेश्चन आता है वाई ओनली मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर्स। बैरोमीटर्स में जनरली मरकरी का ही यूज क्यों किया जाता है? आंसर नंबर 1 होता है बिकॉज हाइट राइज्ड बाय द मरकरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। हाइट राइज बाय द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और मरकरी की डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है, वेरी हाई होती है। मरकरी की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। सो जो हाइट मरकरी चढ़ेगा पर यूनिट प्रेशर पे वो कम होगा। अगर मान लो मैं गलती से मरकरी की बजाय वहाँ पे बैरोमीटर में वाटर डाल देता हूँ, अब वाटर की डेंसिटी तो बहुत कम होती है। डेंसिटी अगर कम हुई तो हाइट राइज होगी, वो बहुत हाई होगी। तो मुझे जहाँ पे मरकरी के लिए इतना कॉलम बनाना पड़ा था, वाटर ले लूँगा तो मुझे 13 गुना इतना बड़ा क्या बनाना पड़ेगा वहाँ पे बैरोमीटर। ठीक है, वहाँ पे इतना बड़ा स्केल बनाना पड़ेगा।
जब डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो बहुत कम होती है, अरे देखो ऐसे समझो, तुमने एक बार बैरोमीटर पे प्रेशर लगाया तो मरकरी थोड़ा सा ऊपर जाता है, अगर तुम उसको मरकरी की बजाय क्या डाल दो उसके अंदर, वाटर, तो तुम जैसे ही उसको दबाओगे ना, ये बहुत लंबी हाइट मरकरी राइज करेगा। समझ में आ गई बात, बहुत लंबी हाइट मरकरी क्या करेगा, राइज करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड मरकरी। तो क्या लिखोगे, हाइट राइज बाय द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स डेंसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ द मरकरी इज वेरी हाई, सो पर यूनिट प्रेशर द हाइट राइज बाय मरकरी विल बी लोअर। सेकेंड, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आसानी से किस स्टेट में मिल जाता है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन लिक्विड एंड इनर्ट, इट इज़ नॉन रिएक्टिव मेटल, ऑलमोस्ट इनर्ट बोल सकते हो, ऑलमोस्ट ये क्या है, इनर्ट है, ज़्यादा रिएक्ट ये करेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सारा प्रेशर था। प्रेशर के बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, छोटा सा डिस्कशन है वॉल्यूम का, वॉल्यूम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ ए गैस। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जनरली नोन एज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। द स्पेस occupied by the gaseous particle by gas particles is generally given by volume of gas. Space occupied by the gaseous particle is generally given by the volume of the gas. Volume of gas जो होती है वो हमें बताती है कि कितना स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई किया गया है। वॉल्यूम किसी भी सिस्टम का, जनरली देखो गैस के बारे में ऐसा बोला जाता है कि गैस को जिस कंटेनर में डालोगे वह उसके बराबर की वॉल्यूम को क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी। गैस की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है, गैस जिस कंटेनर में डाला उसी की वॉल्यूम को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई। ये कहता है कि वॉल्यूम किसी भी यूनिट में मेजर करी जाती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी तीन डिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन जनरली क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। एक जनरल टर्म होती है जिसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को हम जनरली क्या मान के चलते हैं, वॉल्यूम। सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगी, यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम की यूनिट्स यहाँ पे बन जाएंगी। पहली यूनिट मीटर का क्यूब, क्योंकि मीटर लेंथ होगी, मीटर ब्रेड्थ होगी, मीटर ही क्या होगी, हाइट। मीटर लेंथ, मीटर ब्रेड्थ और मीटर किस में होगी, हाइट में। तो मीटर इंटू मीटर बिकेम मीटर का क्यूब। एंड अनदर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज लीटर, अनदर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। तो मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर। तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मीटर का क्यूब। एंड अनदर यूनिट जो सबसे मोस्ट कॉमन यूनिट होती है वॉल्यूम की, वो क्या होती है, लीटर। तो अब मुझे दोनों के बीच में रिलेशन भी चाहिए, तो कहता है कि 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची पानी की टंकी होती है, वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक होता है, उसकी वॉल्यूम, उसमें कैपेसिटी कितने लीटर्स की होती है, 1000 लीटर्स की। जनरली 1 मीटर क्यूब इज नोन एज 1000 लीटर्स। कैसे याद करोगे, घर पे एक पानी का टैंक होता है, टंकी रखी होती है घर के ऊपर छत पे, तो वो उसकी हाइट, उसको अगर मैं वॉल्यूम क्यूबिक फॉर्म में मान लूँ तो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी थिकनेस तीनों क्या होंगी, 1 इंटू 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर हाइट। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ और 1 मीटर ही उसकी क्या रखी जाए, हाइट। देन द कैपेसिटी ऑफ, दिस इज द 1 मीटर लेंथ, दिस इज 1 मीटर ब्रेड्थ, ठीक है, एंड दिस इज द 1 मीटर इसकी हाइट ले ली। तीनों को अगर मैं 1 काउंट करूं तो इस पानी की टंकी की कैपेसिटी हमें जनरली कितने लीटर मिलेगी, 1000 लीटर। तो याद रखना है 1 मीटर क्यूब इज जनरली नोन एज 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। और 1 लीटर कितना ml, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हो भाई, कितने होते हैं डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। तो आपको रिलेशनशिप यही याद करना है, 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब कितना होगा, 1000 लीटर। ठीक है जी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ मुझे डिस्कस करनी थी यहाँ पे, क्योंकि इनकी यूनिट्स यहाँ पे सबसे मेन काम था यूनिट्स को याद करना। और यूनिट्स यहाँ पे मैंने दो बताई, प्रेशर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो
मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ गैसियस लॉज, लॉज ऑफ गैस स्टेट, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट कौन कौन से लॉज को फॉलो करती है वो, फर्स्ट लॉ ऑफ द गैसियस स्टेट इज बॉयल्स लॉ, फर्स्ट गैसियस लॉ इज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बॉयल्स लॉ। देखो इन सब लोगों को पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूँ कि जितने भी गैसेस लॉ बनाए गए हैं ये जर्नल ऑब्जर्वेशन से बनाए गए और उसके बाद उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। तो पहला लॉ सिंपल सा है, अगर किसी स्टेट सिस्टम का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, किसी सिस्टम को क्या रखा जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट, तो उस सिस्टम की जो वॉल्यूम होती है, उस गैसियस सिस्टम की जो वॉल्यूम होती है वो इन्वर्सली रिलेट करती है प्रेशर के। जैसे तुमने एक बैलून लिया, उस बैलून के अंदर हवा भरती, अगर तुम उस बैलून पे प्रेशर लगाओगे बाहर से, उस बैलून पे क्या लगाओगे, प्रेशर लगाओगे बाहर से, तो बैलून दबेगा, दबेगा तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज। जब तुमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुई, डिक्रीज। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुई, डिक्रीज। समझ में आ रही है? जब प्रेशर बढ़ाया गया, दबाव बढ़ाया गया बाहर से बैलून के ऊपर, तो उसकी वॉल्यूम क्या हुई, डिक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, दैट्स मीन एट कांस्टेंट temperature volume of a gas is inversely proportional to the inversely related to the pressure on the system यानी gaseous pressure। volume is inversely proportional to the pressure, volume is inversely proportional to the pressure and temperature is constant। अगर आपने किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर तुमने किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, देन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सीधी सी बात है, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस इज द गैसियस सिस्टम, यहाँ पे गैस भरी गई है, ठीक है। सिस्टम की वॉल्यूम कितनी है, V1, तो प्रेशर कितना लग रहा है इस पे, P1। अब मैं इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा देता हूँ, बढ़ा के इसको कितना कर दिया, P2 प्रेशर कर दिया। इस पे जो प्रेशर था उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया, P2। तो सिस्टम ऊपर से दबने लग गया तो वॉल्यूम कितनी हो गई, V2। अब देखो वॉल्यूम है ये V1, ये वॉल्यूम क्या है, V1, और ये वॉल्यूम क्या है, V2। अब क्लियरली मुझे ये भी दिख रहा है V2 इज लेसर देन V1, दिख रहा है ना, ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम ज़्यादा है, तो V2 इज लेसर देन V1। एंड ये भी दिख रहा है प्रेशर कौन सा ज़्यादा हुआ, फिर P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के जनरली क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ के बाद जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाया गया, दबाया गया इस गैस को, तो गैसियस सिस्टम की वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसको बोला जाता है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर को हमेशा क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू दी बॉयल्स लॉ। क्लियर है? तो जब आप किसी भी सिस्टम के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया, प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे गैस की वॉल्यूम जनरली क्या कर जाती है, डिक्रीज। और यहाँ इन सब के दौरान टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। नाउ volume of a gas is inversely proportional to the pressure. To remove this proportionality sign, a constant K is applied. Volume is equals to K by P. K is known as constant. K is known as constant that may be a temperature. क्योंकि टेम्परेचर भी जनरली कांस्टेंट ही रखा गया है यहाँ पे, तो मे बी और मे नॉट भी कह नहीं सकते एग्जैक्टली, लेकिन हाँ के किसकी यूनिट्स में हो सकता है, टेम्परेचर की यूनिट्स में हो सकता है। के किसकी यूनिट में हो सकता है, टेम्परेचर के। और मैं ये भी ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और मैं ये भी लिख सकता हूँ, प्रेशर को इस साइड लेके गया तो प्रेशर मल्टीप्लाई हो गया, बराबर में क्या बचा, कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर को क्या रखा, प्रेशर को इस साइड मल्टीप्लाई में लेके गया, ये प्रेशर यहाँ डिवाइड में था, इस साइड लेके गया तो मल्टीप्लाई हो गया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम बिकेम इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेट्स वी हैव ए गैस एट इनिशियल कंडीशन, प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1। देन गैस मूव्स टू द प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2, यानी गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा के P2 कर दिया तो वॉल्यूम कितनी हो गई, V2। मैं ये सिचुएशन इसकी इनिशियल थी, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। जब गैस स्टार्टिंग में
थी तो उसकी वॉल्यूम थी V1, तो उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कितना था P1। तब मैंने उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट के हो गई V2 और प्रेशर कितना हो गया P2। तो देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन में लिखूंगा प्रेशर कितना P1, वॉल्यूम कितनी V1 और K क्या हो गया कांस्टेंट। फाइनल कंडीशंस में मैं लिखूंगा प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम होगी V2 और K क्या रह गया कांस्टेंट। क्यों नहीं बदला, क्योंकि K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। K जनरली क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। K हमेशा क्या रखा जाएगा कांस्टेंट। अब बात सुनो, अब ये कहता है कि इन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है K है, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है सेम है। तो कहता है कि जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी सेम। तो यहाँ से लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। दीज आर द टू फॉर्मूला फॉर द बॉयल्स लॉ। दीज आर द टू फॉर्मूलाज फॉर बॉयल्स लॉ। क्लियर है। ये बॉयल्स लॉ के बारे में दोनों फॉर्मूले आपको गिवन किए गए हैं, एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। बॉयल्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इन्वर्सली टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है। सो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। बाई इक्वेशन 1 से कहता है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू K इंटू 1/P प्लस 0। दिस इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 1/K। देखो ये जो K था ना, इस K को अलग किया तो K बन गया, इस P को अलग किया 1/P लिख दिया। प्लस में 0 जोड़ने पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आपने वॉल्यूम को एज ए चीज रखा, प्रेशर को कांस्टेंट K से अलग किया तो K को अलग लिख दिया, 1/P को अलग लिख दिया, इक्वल टू कितना प्लस में कितना जोड़ दिया 0। तो ये इक्वेशन बन जाती है YMX प्लस C। Y इज इक्वल्स टू क्या बन जाती है MX प्लस C। ये इक्वेशन क्या बन जाती है Y इज इक्वल्स टू MX प्लस C विच इज नोन एज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। विच इज नोन एज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मैथमेटिक्स में इसको क्या बोला जाता है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मैथ में कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, चाहे एक सीधी लाइन ड्रॉ हो, चाहे सर्किल ड्रॉ हो, और चाहे कुछ भी हाइपरबोला, पैराबोला, कोई भी डायग्राम अगर प्लॉट किया जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाए, एक सीधी लाइन खींची जाए, तो इसकी इक्वेशन भी लिखी जाती है और उस इक्वेशन को बोला जाता है y इज इक्वल्स टू MX प्लस C। दैट इक्वेशन इज नोन एज y इज इक्वल्स टू MX प्लस C। So according to this straight line equation, graph will be, इसका जो ग्राफ ऑफ इक्वेशन आएगा ये जो ग्राफ आएगा इस इक्वेशन का वो आएगा, इस साइड वॉल्यूम प्लॉट कर दी, इस साइड प्रेशर, एंड दिस विल बी द ग्राफ, एंड दिस विल बी द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, जहाँ पे टेम्परेचर T1 रखा। ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे ग्राफ का स्लोप क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ऐसे ग्राफ है, टेम्परेचर राइज करते जाओ ग्राफ ऐसे आएगा। यानी अगर मैं इससे हायर टेम्परेचर पे इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये आएगा। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, सॉरी, V इज इक्वल्स टू K 1/P प्लस में 0। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यहाँ से बनाई है, इस K को अलग कर दिया, P को 1/P लिख दिया, प्लस में 0 लिख दिया। इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन। कैसी इक्वेशन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी जिस इक्वेशन का जो स्लोप है वो m है। स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट m है, ठीक है ना, सॉरी, स्लोप है वो m की वैल्यू कितनी है K, और K जनरली यहाँ पे किसकी फॉर्म में रखा जाता है, टेम्परेचर। स्लोप जो है वो इस ग्राफ का क्या है, टेम्परेचर। इन द सेम वे इस इक्वेशन का यूज़ करके PV बराबर K से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। दिस विल बी द ग्राफ फॉर द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कंडीशन। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कंडीशन का ग्राफ प्लॉट करूँगा तो कुछ इस टाइप का आएगा, या वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर कर लो, सॉरी, वॉल्यूम वर्सेस क्या कर सकते हैं, प्रेशर। दिस विल बी द ग्राफ। तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग दो ग्राफ प्लॉट होते हैं, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का, एक तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एक वॉल्यूम वर्सेस, सॉरी प्रेशर नहीं होगा, वॉल्यूम वर्सेस 1/P का ग्राफ होगा। ये वॉल्यूम वर्सेस क्या आएगा, 1/P
पी ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस 1/p का ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस पी का ग्राफ। वॉल्यूम वर्सेस पी का ग्राफ रेगुलरली गिरेगा, जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होगी। प्रेस वॉल्यूम वर्सेस 1/p, यानी इस इक्वेशन में 1/p दिया हुआ है, v इक्वल्स टू के इंटू 1/p प्लस 0, तो यहाँ पे ग्राफ किसके वर्सेस प्लॉट होगा, 1/p के। तो ये ग्राफ रेगुलरली क्या करेगा, डिक्रीज, और स्ट्रेट लाइन वाला राइज करता चला जाएगा 1/v v वर्सेज 1/p। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। दोनों ग्राफ और इसकी इक्वेशंस ये आपको करनी है। आफ्टर दैट जो सेकंड आता है लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आता है, सेकंड लॉ बोला जाता है इसको। चार्ल्स लॉ, देखो पिछला लॉ बोलता था कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जब आप किसको कांस्टेंट रखते हैं, जनरली टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, प्रेशर के। और बात समझ में भी आई थी कि जब प्रेशर लगाऊंगा, ऊपर से दबाऊंगा गैस को, तो गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इन दिस टाइम क्या कहा जाता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, इस बार कांस्टेंट किसको रखा गया है, प्रेशर को, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये कहता है कि गैस का जो वॉल्यूम होगी वो इन्वर्सली डायरेक्टली होगी टेम्परेचर के। जितना गैस को गर्म करोगे गैस एक्सपेंड होती है, फैलती है। अपॉन हीटिंग गैस गेट एक्सपेंडेड, हीट होती है। जब मैं किसी भी गैस को गर्म करता हूँ गैस एक्सपेंड होती है और फैलती है, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। इसका अल्टरनेट मीनिंग यही होता है, अपॉन हीटिंग। सो अपॉन हीटिंग ए गैस, अपॉन हीटिंग a gas get expanded, gas get expanded, a gas get expanded, upon heating a gas get expanded, upon heating a gas get expanded। इसका मीनिंग यही है कि गैस वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, राइज ऑफ द टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। और यहाँ पे प्रेशर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करता हूँ के, ठीक है। ये इनिशियल सिचुएशन है, गैस यहाँ पे कुछ ऐसे रखी हुई है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस V1, टेम्परेचर रखा T1 और प्रेशर कितना रखा P। जब मैंने हीट किया गैस का टेम्परेचर बढ़ा, गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो गैस की वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ के V2 हो गई। और टेम्परेचर को मैंने कितना बढ़ा दिया, T2, लेकिन प्रेशर को कितना रखा, P। दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज़ द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन क्या हुई, इनिशियली अगर गैस का प्रेशर P था, वॉल्यूम V1 थी और टेम्परेचर T1 था, गैस को हीट किया, हीट करने पे गैस क्या हो गई, एक्सपेंड हुई, तो वॉल्यूम कितनी हो गई, V2 बढ़ गई वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम क्या थी, कम थी, अब वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज। दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। इक्वेशन नंबर 1, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना आप वॉल्यूम को, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या करती जाएगी, डिक्रीज। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या करती जाएगी, डिक्रीज, जितना आप टेम्परेचर ऑफ द गैस को राइज करते हो। सो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की वॉल्यूम बढ़ती है, गैस एक्सपेंड होती है, तो टेम्परेचर घटाने पे गैस की वॉल्यूम क्या करती होगी, डिक्रीज। गैस की वॉल्यूम क्या करती होगी, डिक्रीज भी करती होगी। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज बिकॉज गैस एक्सपेंड्स। हमेशा देखा है कि गैस गर्म होने पे एक्सपेंड होती है। एग्जाम्पल क्या होता है देखो, और वो हल्की भी हो जाती है। जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं उनके अंदर जनरली क्या करते हैं, हम हॉट एयर्स भरते हैं, हवा में उड़ते हैं ना जो बैलून्स लोगों को लेके, उनके अंदर जनरली जो हल्की गैसेज होती है वो भरी जाती है। और जब गैस को हीट किया जाता है, गैस एक्सपेंड होनी शुरू होती है, भागनी शुरू होती है, तो वो बैलून को ऊपर उठाती है। तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है, अपॉन हीटिंग गैस गेट काइनेटिक एनर्जी एंड गेट एक्सपेंडेड, और वो बैलून को ऊपर उठाती है प्रेशर लगा के, है ना। ऐसा कोई बैलून है, हॉट एयर बैलून, और उसके नीचे ये लोगों के बैठने की जगह बनाई हुई है। यहाँ पे आपने गैस भरी हुई है,
ठीक है। और जब आप इस गैस को हीट करते हो तो गैस के पार्टिकल भागते हैं, धुआं ऊपर की साइड भागते हैं, क्योंकि गैस हल्की हो जाती है और गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करती है। और जब गैस ऊपर की साइड प्रेशर लगाती है तो ये बैलून किधर जाता है, हाइट की तरफ राइज करना शुरू करता है ना। दिस इज द एग्जाम्पल, अपॉन हीटिंग ए गैस गेट एक्सपेंडेड। तो ऐसा भी होगा, अपॉन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज करती होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्टली टेम्परेचर के है, और कूल करोगे तो टेम्परेचर घटा तो गैस की वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा, क्या 273 केल्विन मिनिमम पॉसिबल है? नहीं, 0 डिग्री तो मिनिमम है ही नहीं। टेम्परेचर कितना मिनिमम हो सकता है, ये कहता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन इज नोन एज लोवेस्ट टेम्परेचर। ये क्या होता है कि लोवेस्ट टेम्परेचर होगा। वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगी वो डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, और मैं मिनिमम टेम्परेचर कितना लेके जा सकता हूँ, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट द 0 डिग्री। मुझे पता है -1 भी होता, -2 भी होता, -3 भी होता, -4 भी होता। कहाँ तक जाएगा टेम्परेचर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि -273 पे जाके केल्विन यूनिट, ऐसा यूनिट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। दिस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, ठीक है। एंड at this temperature volume occupied by gas may be zero। यहाँ पे जाने के बाद गैस की वॉल्यूम, जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो कितनी हो सकती है, 0। ध्यान से सुनो इस बात को, टेम्परेचर घटाया, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हुई, टेम्परेचर घटाया, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज हुई, होते होते आप दुनिया के मिनिमम टेम्परेचर पे आ गए, कितना, 0 केल्विन पे। इस टेम्परेचर पे गैस लगभग कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्या बोला जाएगा इस टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट जीरो। दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। This temperature is known as absolute zero temperature. What is the absolute zero? The temperature of -273 degree centigrade or 0 Kelvin at which a gas occupies 0 volume is generally known as absolute zero temperature. Is generally known as absolute zero temperature. इस टेम्परेचर को जनरली हम क्या बोलते हैं, absolute zero temperature. क्लियर है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, और वो टेम्परेचर जिस पे जाने के बाद गैस की वॉल्यूम 0 हो जाएगी, वो 0 केल्विन होता है। उस टेम्परेचर को मैं जनरली किस नाम से जानता हूँ, एब्सोल्यूट जीरो के नाम से। इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, V इज इक्वल्स टू KT, तो इसको लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू K इंटू T प्लस में 0, Y इज इक्वल्स टू M इंटू X प्लस C। बन सकती है इक्वेशन, y इज द वॉल्यूम, y m x प्लस c। तो ग्राफ जो इक्वेशन का आ जाएगा वो क्या होगा, y एक्सिस पे वॉल्यूम रखी, x एक्सिस पे टेम्परेचर रखा, और ये एक ग्राफ बन जाएगा जहाँ पे स्लोप जो होगा वो आपका कांस्टेंट k होगा, और कांस्टेंट यहाँ हम किसको लेके चल रहे थे, प्रेशर को। दिस विल बी द ग्राफ फॉर द चार्ल्स लॉ। और ये टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन रखता हूँ, ये टेम्परेचर कितना रखता हूँ, 0 केल्विन, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में भी इक्वल्स टू 0। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और अब देखो इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ, एक तो ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, दूसरा देखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT होता है, तो मैं लिख सकता हूँ V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, लिख सकता हूँ ना। वॉल्यूम के नीचे टेम्परेचर को इधर लाया तो टेम्परेचर कहाँ चला गया, वॉल्यूम के नीचे चला गया। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, V1, टेम्परेचर कितना है, T1, तो इनिशियली हो गया V1 T1 इज इक्वल्स टू K, फाइनली हो गया V2 T2 इक्वल्स टू K। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगी, तो V1 T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। अभी मैंने बॉयल्स लॉ में पढ़ाया था, उसमें क्या था, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया था, इस बार प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। अरे सिंपल सी बात है भाई, इनिशियल में ये वैल्यू आ गई V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इनिशियल में वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2 और प्रेशर कितना P।
दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रखा उसने, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलता है कि टेम्परेचर जहाँ पे जाने के बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस सिस्टम में भी कंसिडर्ड एज जीरो, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और प्रेशर ऑफ द सिस्टम ये आपको कंसिडर करना है। प्रेशर यूनिट्स मेजरमेंट, वाई मर्करी इज यूज, नॉट द अदर लिक्विड्स आर यूज, ठीक है, क्योंकि हाइट रेज बाय द लिक्विड इज इनवर्सली टू द डेंसिटी। मर्करी वो लिक्विड सिस्टम है जिसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट मानी जा सकती है, तो दैट्स वाई उसने जो पर प्रेशर यूनिट जो हाइट राइज करेगा वो कम होगी, छोटे से कॉलम में काम चल सकता है। अगर उसकी जगह कोई और लिक्विड डाला जाए तो इतना बड़ा कॉलम बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले P1 V1 इज इक्वस टू P2 V2, V1 बाई T1 इज इक्वस टू V2 बाई T2। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर। वॉल्यूम गैस का इन्वर्स होता है प्रेशर के, वॉल्यूम गैस की डायरेक्टली होती है टेम्परेचर। हीट करोगे एक्सपेंड हो जाएगी, कूल करोगे कंप्रेस हो जाएगी। प्रेशर लगाओगे तो भी गैस कंप्रेस हो जाएगी, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिस्कस करनी है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।